चलिए, तो चलिए ठीक, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। एकदम धैर्य पूर्वक सारी बातें सुनेंगे। कहीं से भी कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो आप अवश्य बोलेंगे, आपकी बातों की जो है वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाबू एक बाल केंद्रित शिक्षा है, ना कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा का मतलब ये जिसपे बच्चों पर अध्यापक हावी रहे, मुंह के पास डंडा सटाए रहे हो, क्या अध्यापक केंद्रित शिक्षा है। और जिसमें बच्चा स्वतंत्र है, ठीक है, जिसमें बच्चा स्वतंत्र है तो वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आइए शुरुआत करें। देखना प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग बोली के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, बोली हरदेव बाहरी के अनुसार है, टोटली होते हैं 18 बोलियां, जबकि यहीं पर भोलानाथ तिवारी आते हैं। नहीं, हाँ, भोलानाथ तिवारी ही है। भोलानाथ तिवारी ने हिंदी में टोटल 19 बोलियों का उल्लेख किया है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए सर्वमान्य कितने बोलियां होते हैं, तो 17 जो होते हैं वो सर्वमान्य बोलियां होते हैं। लेकिन सर, जो आपकी नेपाली बोली होती है ना, इसको बोलियों में गणना नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन कभी क्वेश्चन पूछता कि हिंदी में कितने बोलियां हैं, तो आपका उत्तर 18 होगा। पूछेगा हिंदी में कितने बोलियां सर्वमान्य हैं, तो इसका उत्तर 17 होगा। पूछा जाएगा 5 उपशाखाओं में से कितने बोलियां सर्वमान्य हैं, 17 है। ठीक है, हरदेव बाहरी के अनुसार कितने बोलियां, 18। 18वीं बोली कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, नहीं, दक्षिणी हिंदी है। दक्षिणी हिंदी है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इन्होंने रखा है। ठीक है, जबकि भोलानाथ तिवारी ने 2 बोलियों का नामकरण और क्या, जिसे ताजुबकी और निमाड़ी कहते हैं, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा है। ठीक है, हमारी जो मामला हुई थी, यानी कि बात कहां तक पहुंची थी, वो बाबू बी भाषा पर बात पहुंची थी। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बी भाषा से समझते हैं। तो हेडिंग आपकी होगी बी भाषा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अगर बी भाषा कल हम पढ़ा दिए थे, तो आज थोड़ा सा देख लीजिए बी भाषा क्या है। ठीक है सर, क्या है, अगर बी भाषा की हम बात करें तो बताया जाता है कि भाषा एवं बोली के बीच का जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, बी भाषा कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये देखना बाबू क्या है, ये बोली है, और ये आपकी क्या है, बी भाषा है। और इससे बड़ी जो इकाई होती क्या होती है, भाषा होती है। बात समझ गए। तो मैंने कहा कि बोली एवं भाषा के बीच का जो एरिया होता है इसी को क्या कहते हैं, बी भाषा कहते हैं। सर, मामला ये आता कि जो बी भाषा होती है वो बोली से बड़ी इकाई है, जबकि भाषा से छोटी इकाई है। ठीक है, हमने यह भी देखा था कि बी भाषा जो होती है इसका साहित्य लिखना आरंभ हो जाता है और इसका व्याकरण भी लिख दिया जाता है। ठीक, और यह जो विभाषा होती है ये 2 प्रांतों में बटी होती है, एक प्रांत में और एक उप प्रांत में, यानी एक छोटे क्षेत्रों में, एक बड़े क्षेत्रों में, यानी कि 2 भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। यहां तक बात हो गई थी। ठीक, अब आइए हम लोग जो है भाषा के स्वरूप में हम लोग जानते हैं तीसरी भाषा क्या है। ये वाली बात सब लोग समझ गए थे बाबू, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें समझना यह है कि सर राष्ट्रभाषा क्या कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात ये समझिए बाबू कि राष्ट्रभाषा, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा कैसे बनेगी। कोई भी भाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा कैसे बन जाती है, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, संविधान में राष्ट्रभाषा का बाबू उल्लेख नहीं है। राजभाषा का उल्लेख है लेकिन राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक, लेकिन मामला ये आता है कि अगर यही राष्ट्रभाषा नहीं होती
तो कोई भी भाषा राजभाषा बन भी नहीं पाती, ये भी जान लीजिए। ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर राष्ट्रभाषा नहीं होती तो कोई भी भाषा राजभाषा बनने के लिए मान्य नहीं होती, क्योंकि राजभाषा बनने की प्रक्रिया यही होती है कि जिस भाषा का ज्यादा प्रचलन होने लगता है, सरकार के द्वारा कार्यों में प्रयोग किए जाने लग जाते हैं, शासन प्रशासन चलाने में, तब जाके वो भाषा क्या बनती है, राजभाषा। लेकिन सोचो कि किसी भी भाषा को सरकार क्यों अपनाएगी, किसी भी भाषा को शासन प्रशासन के कार्यों में क्यों अपना ली जाएगी। इसका मतलब यह है कि उस भाषा जो अपनाई गई है सरकार, यानी कि उस भाषा में वहां के लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। जैसे हम कहें हिंदी जो हमारी भाषा है, ये बताया जाता है ये एक भारत की राजभाषा है। क्यों बाबू, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। क्योंकि हिंदी देखा जाए तो उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाती है, थाने में प्रयोग की जाती है, यानी हर एक शासन प्रशासन के कार्यपालिका में भी प्रयोग की जाती है। तो प्रयोग की जाने की कारण ये हुआ कि जो भारत की भाषा हिंदी है, ये अपनी क्या है, मातृभाषा। सबसे ज्यादा जो वार्तालाप लोग करते हैं वो किस भाषा में करते हैं, हिंदी में करते हैं। हिंदी तो मातृभाषा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब इसी भाषा में सबसे ज्यादा वार्तालाप करते थे, इसलिए हिंदी को क्या दे दिया गया, राजभाषा का दर्जा। लेकिन सोचो, राजभाषा बनने से पहले वो जो हिंदी भाषा रही होगी, क्या रही होगी, राष्ट्रभाषा। क्योंकि इसकी परिभाषा ही है कि जब किसी देश की जनसंख्या द्वारा, जब किसी देश की जनसंख्या द्वारा वहां के लोगों के 60 से 70% लोगों के द्वारा जब कोई भाषा प्रयोग की जाती है, तो वह भाषा उस देश की क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा। जैसे अपने भारत में मुझे लगता है 60 से 70% नहीं, लगभग 84% लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते हैं। तो मुझे बताओ, क्या हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बात ध्यान देना, क्वेश्चन कठिन है, पूछा जा सकता है कि किसी भाषा को राजभाषा बनने से पहले वह भाषा किस रूप में अपनाई जाती है, तो भाषा राजभाषा के रूप में अपनाई जाती है। ठीक, तो आप ऐसा करिए, लिखिएगा, लिखिए, हाँ बाबू लिखिए राष्ट्रभाषा में कि वह भाषा जो किसी देश की जनसंख्या द्वारा 60 से 70% वहां के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, तो वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। नोट डाल के लिखिए, राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये बात ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप आगे स्टार लगा के लिख दीजिए, यदि
प्रश्न किया जाए तो, यदि प्रश्न किया जाए कि हिंदी को क्या भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात ध्यान दीजिएगा, आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मुझे बताओ बाबू, क्योंकि जब भारत में सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो ऐसे में भारत की जो भाषा राष्ट्रभाषा है वो हिंदी कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन मामला ये आता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिंदी को किस नाम से जानते हैं, तो बाबू ऑप्शन में बाबू जानते हो क्या देता है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा और आपका काव्य भाषा, ये ऑप्शन देता। पूछा जाता है भारत में हिंदी को किस नाम से जानते हैं, तो बाबू इसका उत्तर आयोग जो जारी किया है वो क्या दिया है? राजभाषा। लेकिन सोचो, बताओ मुझे भैया, भारत में सबसे अधिक किस भाषा का प्रचलन है? हिंदी का। तो क्या भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा आप नहीं कह सकते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सवाल ध्यान दीजिए, सोचने वाली सवाल है। अगर आयोग ने उत्तर जारी किया है तो ठीक है, सही जारी किया है, इसलिए आयोग उत्तर इसका राष्ट्रभाषा इसलिए जारी नहीं कर पा रहा है क्योंकि बाबू राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है इस आधार पे। लेकिन सर्वमान्य तौर पर देखा जाए, आप ये कह सकते हैं कि हिंदी को भारत में किस नाम से जान सकते हैं, तो राष्ट्रभाषा के नाम से जान सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब कह रहा है, ऐसा अंग्रेजों ने कहा है कि जब भारत की भाषा हिंदी है, अब भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में है, तो भारत की जो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? वो हिंदी होनी चाहिए। क्यों? बात मानो कि नहीं मानो? को सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबू क्या है कारण? बस यही इतना है, ये क्या है? राजभाषा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए भारत में हिंदी को किस नाम से जानते हैं, तो अगर ऑप्शन में राजभाषा ना रहे तो राष्ट्रभाषा। ठीक, लेकिन अगर सवाल ये कर दे कि हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया है, तो उत्तर राजभाषा का दर्जा दिया गया बाबू, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। किस भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, प्रश्न को अगर नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत में हिंदी को किस नाम से जानेंगे, तो राजभाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य तौर पर क्या है भैया? राष्ट्रभाषा। एक बात नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, निष्कर्ष स्वरूप अंग्रेजों के मतानुसार यह निकलता है कि निष्कर्ष स्वरूप अंग्रेजों के मतानुसार यह निकलता है कि जब भारत की भाषा हिंदी है,
हिंदी है तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। अगर पूछा जाए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, यह बात किसने कहा? तो बाबू अंग्रेजों ने कहा था। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, कहने का मतलब भैया ये था ना कि राष्ट्रभाषा जो है ये सत्तावादी भाषा मानी जाती है, किसी एक विशेष राष्ट्रीयता की भाषा। यही वजह है कि राष्ट्रभाषा का जो है संविधान में उल्लेख नहीं दिया गया। और राजभाषा क्या है? ये राजकाज की जो भाषा होती है, जो आपके कार्यों में प्रयोग की जाती है, काम काज में, वो भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक, इसलिए इस भाषा को जो है संविधान ने अपनाया और राष्ट्रभाषा को जो है छोड़ दिया, क्योंकि संविधान जो है समता का अधिकार देता है, ना कि समानता का। अब ध्यान दीजिएगा, समता और समानता में अंतर है कि संविधान समता को मानता है, समानता नहीं। अब कुछ लोग बोले गुरु जी समता समानता, कंफ्यूज। समानता नेगेटिव टैग वर्ड है, जबकि समता पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये भी जानिए कैसे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सबको ये क्वेश्चन, पढ़ने का सब हकदार है, ये समता है। लेकिन इसी में किसी लोगों को कुछ कम समझ में आए, किसी को ज्यादा समझ में आए, ये क्या समानता है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो कैसे आप में समानता हो सकती है? मुझे बताओ, कैसे समानता हो सकती है? समता होती है। अगर मैं टेस्ट ले रहा हूं, अगर प्रत्येक क्वेश्चन का एक नंबर है, तो एक नंबर पाने का सब हकदार हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग एक नंबर पाएंगे, कुछ लोग एक लोग नहीं पाएंगे, वो समानता है। इसलिए समानता सीटेट के लिए निगेटिव टैग वर्ड है, समता पॉजिटिव टैग वर्ड है। बात समझ गई? इसलिए संविधान में समता लिखा गया, ना कि समानता। लोग बोलते हैं समानता, लेकिन समता लिखा गया है। बात समझ गए? तो ये बात क्लियर हो गई। अब भैया देखना, राष्ट्रभाषा अगर हम लोग पढ़ लिए, अब आइए हम लोग दूसरी भाषा पढ़ते हैं। इसके बाद बाबू आप हेडिंग डालिएगा, इसके बाद आप हेडिंग डालिए साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा। लिखिएगा साहित्यिक, साहित्यिक शब्द का निर्माण साहित्य धन इक प्रत्यय के योग से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह भाषा जो साहित्य, वह भाषा जिसमें साहित्य रचा गया। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप इसकी परिभाषा जानिए। परिभाषा क्या कह रही है? वह भाषा
जिस भाषा के अपने नियम व शर्तें होते हैं तथा इसके साथ साथ साहित्यिक रचनाएं हुई होती है तो उस भाषा के स्वरूप को साहित्यिक भाषा कहते हैं। तो उस भाषा के स्वरूप को साहित्यिक भाषा कहते हैं। तो उस भाषा के स्वरूप को साहित्यिक भाषा कहते हैं। कह रहा है कि बाबू जिस भाषा में साहित्य लिखा गया होगा वह भाषा साहित्यिक भाषा कहलाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या अवधी में साहित्य नहीं लिखा गया है? क्या ब्रज भाषा में साहित्य नहीं लिखा गया है? क्या खड़ी बोली में साहित्य नहीं लिखा गया है? सर लिखा गया है। ऐसे में खड़ी बोली, अवधी, ये सब के सब जितने भी भाषाएं हैं इनको आप क्या कह सकते हो? साहित्यिक भाषा कह सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं ब्रज भाषा, अवधी आदि। ये आप जानते रहिए। इन सभी भाषाओं को आप किस भाषा के नाम से जान सकते हैं कि ये साहित्यिक भाषाएं हैं। बात समझ गए बाबू? क्योंकि साहित्य एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। मैं साहित्य पे थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूं कि साहित्य क्या कहता है। साहित्य जो है समभावे साहित्यम अर्थात जो सबके लिए समान भाव रखती हो, जो सबके लिए हितकारी हो, उसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। आप सुने होंगे सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा। उन्होंने कहा है कि वह प्रभावशाली रचना जो श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डाले वह रचना साहित्य कहलाती है। कि क्या है? साहित्य बाबू ऐसी गूढ़ चीजें होती है ना जिसको पढ़कर लोग आनंदित होते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। यहीं पर मैथिली शरण गुप्त इन्हीं से प्रभावित होकर क्या कहते हैं? केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उनमें उपस्थित उपदेशों का मर्म होना चाहिए। यानी कि कुछ साहित्य ऐसे लोग लिख देते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन ही होता है, उसमें कुछ गूढ़ बातें नहीं होती है। करा कि मनोरंजन भी होना चाहिए और साथ में साथ उसमें कुछ बारीकी वाले बातें भी हो, तब जाके साहित्य उसे आप कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो खैर साहित्य मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ साहित्य की व्याख्या दे रहा था। ठीक है, चल रहा क्लास आपका व्याकरण का। तो बाबू कहानी क्या है कि जिस भाषा में नियम होंगे, जिस भाषा में शर्तें होंगे, वो भाषा क्या कहलाएगी? साहित्यिक भाषा। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए, साहित्यिक भाषा को विभिन्न नामों से जानते हैं। साहित्यिक भाषा को विभिन्न नामों से जानते हैं। आप लिखिएगा, लिखिए नोट डाल के लिखिए। साहित्यिक
भाषा को विभिन्न नामों से जानते हैं। पहला परिनिष्ठित भाषा, दूसरा है सुघरी भाषा, तीसरा है सुधरी भाषा। हाँ, सुधरी। अगला है व्याकरणिक भाषा, इसी को बाबू कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, परिनिष्ठित भाषा के उपनाम है ये। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा की ये जो है उपनाम है। चलिए, अगर ये आप जान गए हो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हो गया, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, भैया, वैयाकरणिक का मतलब ये होता है ना कि जिन्होंने व्याकरण रचा है उसे वैयाकरण कहते हैं। ठीक, और जो रचना रची है उसे व्याकरण कहते हैं। तो वैयाकरण से शब्द निकला वैयाकरणिक, उसमें इक प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो वैयाकरणिक हो जाता है। समझ रहे हैं, ये विशेष प्रत्यय के योग से। अभी उपसर्ग प्रत्यय बाबू बहुत लोग पढ़े होंगे ना, उपसर्ग प्रत्यय को लोग हल्के में लेते हैं। यूट्यूब वाले गुरुजी जहां तक आप कहीं है बेटा सुना, वही जोन है अगवा जोन लागत है ना उपसर्ग है, और जोन पिछवा लागत न प्रत्यय है। और जौने दिने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाई ने वादने, चाहे यूट्यूब जे पढ़े होई चाहे कहीं भी पढ़े हो, इलाहाबाद तक बताओ थे, औकात होकर हाथ में लाई रख दे उत्तर प्रत्यय में, यो बता देते। रियली बता रहा हूँ बाबू, क्योंकि मैं पढ़ा चुका, 2019 से पढ़ा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। एक से एक बच्चों का पाला मुझसे पढ़ा है, एक से एक बच्चों का पाला मुझसे पढ़ा है, और कोई आगे उत्तर प्रत्यय में नहीं जा पाया, वहीं तो रुक गए हैं। इतने जनबे करत हैं कि जौन आगे लागत है उपसर्ग है, और जौन बाद में लागी वो प्रत्यय है। अगर जब क्वेश्चन पे चित्ता ही थे मुआ देते पढ़ देना। ठीक है, तो सही बतावा यार, ये सब पढ़ाई से क्या मतलब है? पुलिस निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। पुलिस ही नहीं भैया, एक थी हम गढ़वक दूर के बात है, जोन काव कहते का सफाई कर्मी तो परिचय है। अरे आंगन बड़ियों वाला ना निकली यार। ठीक है, चलिए। हाँ बाबू, हाँ वो हम जान रहे हैं। चलिए, लेकिन इतना है कि पढ़ाएंगे तो जान जाएंगे। चलिए, तो साहित्यिक भाषा हो गया बाबू। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं और कौन सी भाषा थी? व्याकरणिक। संपर्क भाषा आप जानिए। ये देखना बाबू, यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा ये आप जानते रहिए, यानी कि वह भाषा जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति आपस में अपने भावनाओं को साझा करते हैं, अधिकांश रूप में साझा करते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं? संपर्क भाषा। जैसे सवाल आपके एग्जाम में ये आता है कि सबसे प्राचीन संपर्क भाषा कौन सी है? हाँ बाबू, संस्कृत है। क्यों? क्योंकि भैया भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या? संस्कृत है। जब हिंदी और अंग्रेजी नहीं थी ना, तो पहले अपनी बात जो लोग कहते थे वो किस भाषा में कह पाते थे? संस्कृत में। लेकिन कभी अब पूछे कि वर्तमान समय में संपर्क भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। अब हिंदी में ज्यादा वार्तालाप होता है।
ठीक है, इसलिए संपर्क भाषा वर्तमान समय में क्या है, हिंदी है, जबकि प्राचीन समय में संस्कृत। लेकिन पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए संपर्क भाषा कौन सी होगी, तो इंग्लिश होगी बाबू। यही 3 सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो ऐसा करिए, लिखिएगा, सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, वह भाषा जिससे व्यक्ति अपने विचारों को अधिकाधिक जिस भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। तो वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। नोट डाल के लिखिएगा, इस भाषा का शाब्दिक अर्थ है जोड़ने वाली भाषा होती है। ये बात ध्यान दें, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो जोड़ने वाली भाषा होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ये बात ध्यान देना। अच्छा, अर्थ और शाब्दिक अर्थ में क्या अंतर है? अर्थ और शाब्दिक अर्थ में क्या अंतर है? इसको आप लोग देखिएगा, कल बताइएगा अर्थ और शाब्दिक अर्थ में क्या अंतर है। जिसका निचोड़, ठीक है। हाँ बाबू, नहीं सही कह रहा है। जिसका मतलब मूल जड़, मूल अर्थ जो होता है वही शाब्दिक अर्थ है। अब वैसे तो अर्थ, जैसे हमने कहा जोड़ने वाली भाषा, तो इसे मिलाने वाली भाषा भी कह सकते हैं, मित्रवत भाषा, ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। ये सब के सब अर्थ हैं। जब इसका मूल अर्थ क्या होता है, जोड़ने वाली भाषा। अब जोड़ने वाली भाषा क्या, मिलाने वाली भाषा, ठीक है, मिलाप करने वाली भाषा। अब ऐसा भी इसका अर्थ होता है, अर्थ कई होते हैं लेकिन शाब्दिक अर्थ केवल और केवल एक होता है। जैसे मैं कहूं पाठ्यक्रम पाठचर्या में अंतर होता है। पाठचर्या बहुत विशाल, यानी बहुत बड़ा पाठचर्या होता है। ये संस्था पूरी पाठचर्या, जैसे हमने कहा कि एनसीईआरटी जो पुस्तक है, जो संस्था है एनसीईआरटी, ये पाठचर्या है। जबकि हमने कहा एनसीईआरटी के द्वारा जो पुस्तकें निकाली जाती है वो क्या है, पाठ्यक्रम है, जिसे सिलेबस कहते हैं, ठीक है। जबकि पाठचर्या करिकुलम होता है, क्योंकि वो बड़ा विस्तार होता है, समझ रहे हैं। क्योंकि पाठचर्या को रातों रात नहीं बदल सकते हो, जबकि एक सिलेबस को रातों रात बदल सकते हो। क्यों बाबू, रातों रात बदला जाता है। अभी देखो बदल दिएगा लेखपाल में, ये पाठ्यक्रम है, पाठचर्या पाठ्यक्रम को सिलेबस कहते हैं। जबकि पाठचर्या को आप रातों रात नहीं बदल सकते, उसके लिए टीम गठित करनी पड़ेगी, नहीं तो लठियाए जाओगे। तभी ऐसा होगा, पाठचर्या रातों रात नहीं बदलता, ठीक हो गया ये। अब लिखिए बाबू, अब पूछता है, लिखिएगा, लिखिए, सबसे प्राचीन संपर्क भाषा संस्कृत है, ये बात ध्यान दीजिए। अब देखिए, आपके एग्जाम में बाबू क्वेश्चन घुमाएगा। जैसे आपने संस्कृत को बहुत रट्टा मार के रखा है
कि बेटा अगर तू संस्कृत है कि सबसे प्राचीन पूछी ना तो हम संस्कृत लगा दे तुरंत फट दे संपर्क भाषा, ठीक। लेकिन अब सनवा में संस्कृत देवे ना करी। अब जहां तक कह दी एक नाव जाना, इसी को मूल भाषा भी कहते हैं। मूल भाषा इसी को कहते हैं, इसी को कठिन भाषा कहते हैं, कठिन भाषा। इसी को संयोगात्मक भाषा कहते हैं, इसी को बाबू संयोगात्मक भाषा कह सकते हैं। तो ऑप्शन में संयोगात्मक भाषा दे देगा तो दूर दूर तक आपका नाता दिमाग काम करने वाला नहीं है। कहोगे क्वेश्चन गलत है, इस पर 1 नंबर सबको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आंसर की जारी करेगा संयोगात्मक भाषा, समझ गए, ठीक। हाँ बाबू, संयोगात्मक भाषा क्या होती है? जो अपने आप में मूल होती है, जो किसी अन्य भाषाओं की सहायता नहीं लेती है, वो क्या है? संयोगात्मक भाषा। अभी आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखना, इसके नाम हो गए। फिर पूछेगा कि वर्तमान समय में संपर्क भाषा कौन है? संपर्क भाषा, तो आपका उत्तर होगा हिंदी। अब हिंदी को भी देखिए कई नाम से जानते हैं। हिंदी का सबसे पहला नाम है जीवित भाषा। जीवित भाषा बाबू, इसी को बाबू जो है वियोगात्मक भाषा कहते हैं, इसी को वियोगात्मक भाषा, इसी को बाबू सहज भाषा कहते हैं। सहज भाषा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसी को सहज भाषा। जीवित भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया हिंदी जो एक ऐसी भाषा है जो हर एक क्षेत्रों में थोड़ा ना थोड़ा जरूर बोला जाता है, हमेशा विराजमान रहती है, ठीक। इसी इसको जीवित भाषा कहते हैं, वियोगात्मक भाषा अच्छा, तो दिमाग में प्रश्न आना कौन मृतक भाषा है? हाँ, जीवित करी है। हाँ बिल्कुल है भैया। भैया जैसे कह सकते हैं मृतक भाषा, अगर कह सकते, जानते क्या है? जैसे अगर बात किया जाए तो लिंगवा भाषा जानते हैं? लिंगवा भाषा, ये सब मृतक, इसका नामो निशान नहीं है यार। हाँ, ये सब नामो निशान नहीं है, ये सबको मृतक भाषा आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक। लेकिन पूछेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा, तो लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के नाम से जानी जाती है। संपर्क भाषा के नाम से जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के नाम से जानी जाती है। लेकिन सीधा अगर डायरेक्ट बाबू आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा संपर्क भाषा कौन सी है, तो आप संस्कृत भी दिया रहे और हिंदी भी दिया रहे, अंग्रेजी भी दिया रहे, तो आपको हिंदी पे लगा देना है, ठीक। ध्यान दीजिए, कहेगा संपर्क भाषा कौन सी है, तो ऐसे तो तीनों है, लेकिन अगर उपरोक्त सभी नहीं है ऑप्शन में, तो आप लगाइएगा सिर्फ और सिर्फ कौन? हिंदी। बात समझ, क्योंकि हिंदी वर्तमान समय में चल रही है, ठीक है, अपने भारत की राजभाषा है। हटा दी इसे बाबू, चलिए हाँ बाबू, हाँ हाँ, साउथ और में हिंदी नहीं चलता। वहां बाबू साउथ की संपर्क भाषा अलग हो जाएगी ना, वहां की भाषा हो जाएगी। जैसे इतना जानिए, एक बात आप नोट डाल के लिख सकते हो, लिख लो एक बात है, जैसे लिख लीजिए, हर एक देश की संपर्क भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। हर एक देश की संपर्क भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन
अंग्रेजी भाषा सभी में, लेकिन अंग्रेजी भाषा सभी में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ होगा, कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ होगा। अब सोचिए बाबू, मैंने कहा कि हर एक देश की संपर्क भाषा अलग अलग तो होगी, लेकिन अंग्रेजी कुछ ना कुछ क्या होगी, उभयनिष्ठ। इसका मतलब क्या है कि बाबू कहीं का देश हो, आप अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सब लोग समझ जाते हैं बाबू। क्यों? चाहे चाइनीज व्यक्ति हो, चाहे कहीं का व्यक्ति हो। अब चाइनीज वाला कहेगा चांगचू, ठीक, ताकुओक, ताकुओक मतलब जानते हो, बड़ा राज्य, और चांगचू मतलब अच्छा, समझी ना भैया? भैया निया हुआ तो हो ना जान पाते हो, ठीक, हाय, अच्छा वहां बोलते हैं। तो सुनो ध्यान से, कहानी यही है। जबकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो भैया कहीं ना कहीं सब समझ आते। क्यों? इसलिए अंग्रेजी को उभयनिष्ठ रखा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर ये आप बाबू जान गए संपर्क भाषा, तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप ये जान लीजिए। जैसे यहां देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये सिर्फ जानकारी के लिए आप जब जानो, बाई चांस कभी पूछ ले तो गलत ना हो। जैसे देखना बाबू, हमारे एक विद्वान है चौमस्की महोदय, चौमस्की और स्टीफन क्रेसन। चौमस्की महोदय ने क्या कहा है कि व्यक्ति के भीतर एलईडी होती है। हाई और एलईडी ने समझिया, एलईडी मतलब एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा यंत्र होता है, ठीक। उन्होंने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। कहा है कि भाषा अगर किसी भी व्यक्ति को सीखना है तो सबसे अच्छे तरीके से भाषा कैसे सीख सकता, वो भाषा अर्जन के द्वारा, ठीक। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में थोड़ा अंतर जान लो आप लोग, क्या है अंतर। क्योंकि जान लो भाई, अगर पुलिस क्वालिफाइड करना है तो यही तरीका अपनाओ, आप क्वालिफाइड होंगे। ये तरीका से नहीं क्वालिफाइड होंगे। आप सोचो काहे नहीं क्वालिफाइड होते। चौमस्की ने कहा है कि सुन लो ध्यान से, आज हम अंग्रेजी में काहे नहीं बात कर पाते। हमको तो अंग्रेजी पढ़ाया गया कैसे, सुन लो बेटा, लिखो, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, तू है, था है, थी है, थाऊ आता, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कभी ये नहीं कहा गया कि बेटा अंग्रेजी में दुई वाक्य बोल के दिखाओ, इना कही गए, बोल के दिखाओ खातिर कही गो। तो आज अंग्रेजी फर्राटा बोलत, ये अर्जन है, लेकिन वह रटवाई गवाए, ये का है अधिगम। वहां तुम्हें रट्टा मरवाई गवाए, बेटा ता है, ती है, तू है, रट्टा मारा, भाषा अधिगम है, ठीक। आज पापा भी लठिया के आए हैं विद्यालय से, उनका बेटा वो लठिया का है। आज से दोनों ने डिसाइड किया कि दो शब्द हम टूटी फूटी अंग्रेजी बोलेंगे और दो शब्द तय टूटी फूटी बोले। एक दिन 10 दिन में हम लोग पूरी अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। कौन किसकी देन है? अर्जन की। आप सोचो यार, आप कोई भी चीज हो, आप टूटी फूटी पहले बोलना स्टार्ट करो, एक दिन तुम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। क्या भाषा अर्जन की देन है, ठीक। तो पढ़ाई किसके माध्यम से करनी है? भाषा अर्जन। अब पढ़ाई के लिए तू कहा, हम हमारे पापा पहले हमें डांटे, लाठी लेके पहले दिखावे, तब हम पढ़ी, ई है ई। लेकिन पापा चाहे लाठी लेके दिखावे या ना दिखावे, चाहे सम्मक चॉकलेट लावे या न लावे, हम पढ़ब तो पढ़ब, का है भाषा अर्जन बाबू। यह तरीका अपनाओ तबे सफलता मिली। यहाँ टाई बेल्ट लगा के ना